तो चलिए, एक मज़ेदार सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लेना चाहिए। क्या आप 70 से 80 हज़ार की साड़ी खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? साड़ी पर मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है एक इंसान तो खरीद सकता है। नहीं वो आप दूसरा सवाल ऐड ऑन करो ना, साड़ी या फोन क्या होना चाहिए? साड़ी या फोन? अगर आपको आईफोन खरीदना है, डेफिनेटली फोन। देखिए, मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मैं लगभग 12 साल पहले ऑलरेडी 60,000 खर्च कर चुकी हूँ एक दिन के लिए, एक साड़ी के लिए। डे वाज अ स्पेशल, डे वाज अ स्पेशल, इसलिए मैंने कहा तो करते ही हैं, तो मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर 70,000 की कोई साड़ी खरीद रहा है तो वो दिन उसके लिए खास होगा, तो खरीद सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब हाँ, ये मतलब शादी शादी रियलाइज हुआ कि बस अब और नहीं, एक काफी है, एक जिंदगी में एक 90,000 की साड़ी काफी है। मतलब शादी वगैरह कोई इवेंट ऐसा हो, स्पेशल डे हो तो खरीद सकते हैं। वो नॉर्मली लोग अपनी शादी के लिए 1.5-2 लाख के आजकल तो लहंगे खरीद रहे हैं। 1.5-2 तो मैं बहुत कम बता रही हूँ आपको, लोग तो 4-5 काफी ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जिस साड़ी की हम बात कर रहे हैं ना, वो उसकी जितनी कीमत है, अगर आप उसकी खासियत जान लेंगे तो वाकई आपको लगेगा कि भाई अगर आप मेरी तरह बहुत साड़ी लवर हैं तो आपको लगेगा कि आपकी वार्डरोब में एक ऐसी साड़ी जरूर होनी बता चाहिए। दो ना थोड़ी खासियत क्या है? पैठनी साड़ी है, हाँ। हाथ से बुनी हुई है और बुनकर कैसे दिन रात लग के इस साड़ी को बनाते हैं। और इस साड़ी का इतिहास से में क्या जिक्र मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये केवल राजा महाराजाओं के घर में रानियां ही पहना करती थी, लेकिन आज ये आम लोगों तक पहुंच चुकी है। कैसे, आप देखिए इसका इतिहास। ये साड़ी केवल हमारे संस्कारों का हिस्सा भर नहीं, बल्कि इन साड़ियों में महाराष्ट्र की हजारों साल पुरानी परंपरा बसती है। पैठनी कला महाराष्ट्र की सदियों पुरानी परंपरा है। जिस परंपरा और कला से बुनी ये साड़ी महाराष्ट्र ही नहीं, देश की शान कही जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार बनी ये साड़ी 5 पीढ़ियों को सजाती और संवारती है। इन साड़ियों की खूबियों का किस्सा बहुत खूब है। इसके पल्लू और डिजाइन अजंता अलोरा की गुफाओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं। पैठन कला का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे में शाही अंदाज और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी की ये परंपरा जब आकार लेती है तो साड़ियों का ऐसा समृद्ध संसार रचता है। पैठनी का काम न केवल जटिल है, बल्कि ये कला बहुत बारीक है। इन साड़ियों को बुनने और उसे सजाने का परिश्रम इसे असाधारण परिधान बना देता है। ये साड़ियाँ जब सजती हैं तो ये केवल परिधान भर नहीं रह जाता, बल्कि संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक यात्रा का परिचय बन जाता है। एक तरह से कहें तो धैर्य, कुशलता और कला का संगम है ये पैठनी साड़ियाँ। इतिहास क्या है संजय? मैडम, ऐसा है कि ये जो वीविंग स्टाइल है ये 2200 साल पुराना वीविंग स्टाइल है। और तब हमारे ट्रेडिंग होते थे ग्रीक्स और रोमन से, तो वहाँ से लोग आते थे हमारे पास बिजनेस करने के लिए। तो चूँकि ये 2200 साल पुराना वीविंग स्टाइल है, तब कोई टेक्निक नहीं था पैटर्न्स के बनाने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, नीचे से हाथ से पैटर्न्स बनाते थे। तो आज भी वैसी कला से बनाया जाता है। और उसके बाद वीवर्स को देखिए, किसी भी तरह की वीविंग में वार्प थ्रेड्स होते हैं और वेफ्ट थ्रेड्स होते हैं। तो वीवर्स को वार्प थ्रेड्स को हाथ से काउंट करके बाहर निकाला जाता है। तो वही ओरिजिनल पैठनी है। कहा जाता है कि पेशवाओं को पैठनी परिधानों से खास लगाव था। 17वीं शताब्दी में इस कला को नया आयाम मिला और धीरे धीरे इस कला और इसकी कारीगरी में नई आकृतियां शामिल की जाने लगी। आज भी बुनाई की ये परंपरा अपनी मौलिकता के साथ बढ़ी है। नॉर्मल साड़ी है 8 दिन में बनता है, वो फास्ट में बन जाती है। और जो ये है तो इसको टाइम लगता है, तो इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। डिजाइन कैसे तय होता है? डिज़ाइन वो देते हैं, हमको बोलते हैं ये डिज़ाइन आपको ये जमेगा या नहीं जमेगा, पसंद आएगा। तो फिर आप सीखती हैं उस डिजाइन को? क्योंकि ये इसमें नहीं सीखते नहीं, सीखते नहीं। वो सीखने का नहीं है, वो अपने को बताते हैं। मेरे तो चॉइस है कि मैं मेरा पसंद से डिज़ाइन लेती हूँ, जो मेरे को अच्छा लगा वो डिज़ाइन लेती हूँ। आपकी फेवरेट कलर कौन सा है जिसमें बड़ा मजा आता है बनाने में? मेरा फेवरेट कलर है तो पिंक कलर है। पिंक कलर धारीदार हो, चेकदार हो या कमल और मोर और असावली जैसी छोटी छोटी बूटियों से सुसज्जित हर डिजाइन प्रकृति और भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। तो किशोर, आप ये बताओ, आप कॉलेज जाते हो?
यस मैम। मैं किशोर से इसलिए आपको मिलवाना चाह रही हूँ क्योंकि किशोर सुबह कॉलेज जाते हैं 12 बजे तक और 12 बजे के बाद वो यहाँ पे आते हैं पैठनी साड़ी वीव करने के लिए। ये आपने सीखा है या फिर यहाँ से ट्रेनिंग मिली मुझको, यहाँ आपने ट्रेनिंग ली? यहाँ पे ट्रेनिंग मिली मुझको 3 महीने तक। हाँ, अच्छा ये बताइए तो कितनी साड़ी अभी तक बना चुके हैं? हम 4 साड़ी 4 साड़ी बना चुके हैं। तो कॉलेज के साथ साथ ये बनाना कैसे आइडिया आया? मैम, मेरे भाई यहाँ हमारी गली मोहल्ले में लड़के काम करते हैं, यहाँ के बड़े भाई, तो उन्होंने बोला दूसरा काम करने से बेहतर है, काम आसान भी है और तेरे को पैसा भी मिलेगा और टाइम भी बचत होगा और बहुत फैसिलिटी ज़्यादा उपलब्ध मिलती है यहाँ पे। यूएन के 80 साल पूरे होने के मौके पर यहाँ पहुँचे कई विदेशी नुमाइंदों ने भी इस कला को काफी पसंद किया। मेरे साथ है इस वक्त क्रिस सारिंगटन, ये अमेरिका से आई हैं, ये अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के साथ अटैच्ड हैं। So how do you find this art, these sarees? Are you fond of sarees? Oh, I love saris. I actually am learning so much about the different textiles here in India, and visiting this is really special for our family. बुनाई के हिसाब से ही पैठनी की कीमत तय होती है। एक पैठनी 8,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक जाती है। कुल मिलाकर सदियों पहले केवल राजमहलों के रनिवासों में दिखने वाली पैठनी साड़ी आज आम घरों की शान बन चुकी है। तो यहाँ जब आप आएंगे आपको यहाँ पर पैठनी मिलेगी और यहाँ की एक और कला है जिसको कहा जाता है हिमरू। देखिए, ये वो दौर था जब सिल्क बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं उस दौर के उस इरा के मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। तो ये सोचा गया कि अगर सिल्क आप लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए भी, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हर किसी के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, जो हर कोई आराम से ख़रीद सके। तो हिमरू की ईजाद हुई। अब हिमरू क्या है? हिमरू में सिल्क है और इसमें अलग अलग तरह के धागों को मिलाकर साड़ी, शॉल या जो भी आप चाहें वो सब कुछ बनाया जाता है। तो ये हिमरू है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल शुद्ध प्योर सिल्क के लिए जाना है तो यहाँ पर पैठनी साड़ी है। तो पैठनी और हिमरू आपकी चॉइस पे है और साथ ही साथ आपकी जेब पे भी है। तो चलिए बात अब एक ऐसी घड़ी की जो देश का गौरवशाली इतिहास अपने डायल में समेटे है। जयपुर वॉच कंपनी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर से उन्हीं की कंपनी की घड़ी पहन रहे हैं। ये घड़ी कई समारोह में उनकी कलाई पर नजर आई है। देखिए, इस घड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस घड़ी की बिक्री में भी उछाल आ गया है। क्या खास है इस घड़ी में और आखिर इस घड़ी के साथ देश का इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है, आइए देखते हैं। देश के गौरवशाली इतिहास को एक डायल में समेटने वाली ये बेहद खास घड़ी इन दिनों देश के प्रधानमंत्री की कलाई पर सजी है। इस घड़ी को तैयार किया है जयपुर वॉच कंपनी ने। रोमन बाघ नाम की घड़ी के डायल में 1947 का दुर्लभ 1 रुपए का सिक्का लगा है। ये वही सिक्का है जिसे ब्रिटिश शासनकाल में ढला आखिरी भारतीय सिक्का माना गया है। यही वजह है कि ये घड़ी समय के साथ साथ इतिहास के बीते पलों को भी कलाई में समेट देती है। ये घड़ी हमारे लिए बहुत खास है। ये हमने 2022 में लॉन्च करी थी। 15 अगस्त 2022 को इस घड़ी को लॉन्च किया गया था। भारत की आज़ादी की 75 ईयर्स पूरे होने पे हमने इसको लॉन्च किया था और कारण यही था कि ये वन ऑफ द इसमें स्पेशल कॉइन्स लगा हुआ है 1 रुपए का, जिसपे 1947 इंडिया और एक टाइगर। तो ये तीनों चीज़ें एक भारतीय के लिए बहुत स्पेशल है। जो 1947 ईयर है वो भी बहुत स्पेशल है और टाइगर हमारे लिए है ही सबसे स्पेशल। तो इसलिए इस घड़ी का नाम हमने बाघ रखा था। अदर देन द कॉइन, इस घड़ी के अंदर जो मटेरियल कंपोजिशन है वो भी हमने ऐसी रखी है जो कोई भी एक वर्ल्ड क्लास वॉच से कंपेरेबल है। आज इसके अंदर 316L ग्रेड का स्टेनलेस स्टील लगा हुआ है। सफायर क्रिस्टल यूज हुआ है इस घड़ी के कांच पे। उसके अलावा इस घड़ी के अंदर जो मशीनरी है, जो मूवमेंट है, वो सिटीजन कंपनी का ऑटोमेटिक मूवमेंट यूज किया गया है इसके अंदर। तो इस घड़ी को ये कहीं से भी वर्ल्ड क्लास घड़ी से कंपेरेबल बनाती है और साथ के साथ में इसमें एक भारत के इतिहास का हिस्सा भी इस घड़ी के फेस पे शो करता है। प्रधानमंत्री मोदी का पहनावा हमेशा भारतीयता का संदेश देता है,
खादी का कुर्ता हो, सिर पर बंधा साफा या फिर शॉल, अब ये घड़ी भी उनकी स्वदेशी की सोच को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। ये घड़ी 43 mm की स्टेनलेस स्टील बॉडी में बनी है। इस घड़ी में जापानीज मियोटा मूवमेंट का इस्तेमाल हुआ है। घड़ी में नीलम क्रिस्टल लगा है और ये घड़ी 5 ATM तक वाटर रेजिस्टेंट है। इस साल सितंबर से नवंबर के बीच कई समारोह में प्रधानमंत्री यही घड़ी पहने नजर भी आए। उनकी कलाई पर इस चमकती घड़ी को नोटिस करते ही सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ गई। इसका असर इस खास घड़ी की बिक्री पर भी नजर आने लगा। इस घड़ी के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी ऑर्डर आने लगे। डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली लास्ट 1 वीक के अंदर जब से इस घड़ी को स्पॉट किया गया है प्रधानमंत्री की रिस्ट पे। आज की डेट में शायद हमारी सेल का 90% सिर्फ एक ही घड़ी है पिछले 1 वीक के अंदर। और ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विदेश से ऑर्डर्स आ रहे हैं। जितने ऑर्डर हमने 1 वीक में रिसीव किए उसमें से 30% ऑर्डर भारत के बाहर से आए हैं। तो उससे ये भी दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इंडिया के बाहर भी कितनी ज़्यादा है। घड़ी के निर्माताओं का मानना है कि ये घड़ी कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बल्कि भारतीय कौशल और हस्तशिल्प का एक नायाब तोहफा है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी के मालिकों को पता भी नहीं कि ये घड़ी प्रधानमंत्री मोदी तक कैसे पहुंची। कंपनी के फाउंडर की कुछ साल पहले पीएम से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में स्वदेशी घड़ी पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन उस समय तक इस घड़ी का निर्माण हुआ नहीं था। अब बाजार में उतरते ही रोमन बाघ घड़ी लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छू रही है। साथ ही ये घड़ी मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की मिसाल भी बन गई है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गाड़ी के नंबर्स को लेकर कितना क्रेज लोगों के बीच में रहता है और इन नंबर्स को हासिल करने के लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा के हिसार से, जहां एक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए करोड़ों की बोली लगी है। और हिसार के रहने वाले सुधीर ने एक फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली लगाई है, जो भारत में वीआईपी नंबर की नीलामी में अब तक की सबसे बड़ी बोली है। और इसी के साथ सुधीर ने अपने वीआईपी नंबर प्लेट के सपने को भी पूरा कर लिया है। कि अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि 70,000 की साड़ी या फोन, अब इस पे भी यही चिटचाट बनती। शौक बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो बताइए, इतना पैसा खर्च करके नंबर प्लेट लेंगे या सीधा गाड़ी एक और खरीद लेंगे? मुझे लगता है जैसे हम लड़कियों के लिए कपड़ों में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, लड़कों में गाड़ी के लिए होता है, क्रेज होता है लड़कों। मतलब हमारे लिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड डायमंड भी होती है ना? सकता है नहीं, बट ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमने देखी है इनफैक्ट, है ना? ये हमने देखी है। खास करके हम चूंकि दिल्ली रहते हैं तो हरियाणा पंजाब में ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है। जितनी गाड़ी भी महंगी नहीं होगी उससे ज्यादा महंगा एक्सेसरीज उनकी ज्यादा महंगी होती है। मैंने कई बार जैसे मैं अमृतसर गई थी तो वहां एक बार वॉक कर रही थी तो मैंने वहां देखा, वो शायद मारुति की कोई गाड़ी थी, उसमें मर्सिडीज या फिर BMW का लोगो लगा हुआ था सामने। सीरियसली, तो ये चीजें वहां दिखती है। इसको कहते हैं शौक बड़ी चीज है। तो चलिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस VVIP नंबर के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गए? आखिर क्या है इस नंबर में ऐसा, हम आपको बताते हैं। तो एक तरह से अगर कहें तो HRK-B नंबर की सीरीज अब देश का सबसे महंगा व्हीकल नंबर बन चुका है, जिसमें HRK मतलब है हरियाणा और 88 नंबर जहां के बाड्रा RTO का है यहाँ के, और वही गाड़ी के इस नंबर में B सीरीज और 8888 नंबर की भी सबसे ज़्यादा डिमांड है। वो इसलिए कि नंबर के बीच B क्योंकि 8 की तरह नज़र आता है और इसीलिए ये बहुत खास है अगर आप इसको बहुत गौर से देखेंगे तो। इसके अलावा नीलामी में गाड़ी के इस नंबर पर 1 करोड़ 7 लाख रुपए खर्च की बोली लगी, जो कि देश में गाड़ी के नंबर्स को लेकर लगाई गई अब तक की सबसे महंगी बोली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए गाड़ी के इस यूनिक नंबर के लिए 45 आवेदन आए थे, जिसमें कि आखिरी बोली 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लगाई गई। वैसे आपको बता दें कि VVIP नंबर के लिए 4500 रुपए में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। VVIP नंबर के लिए बोली लगाने को लेकर आवेदनकर्ता के पास 5 दिन का वक्त होता है। ये भी आपको हम बता दें कि इस नंबर से पहले हरियाणा का ही एक और नंबर HR22W222237 आप यानी कि 37,91,000 रुपए में बिका था। तो वहीं केरल में KL07DG 00007 ये नंबर था और 45,99,000 रुपए में ये बिका था।
देखिए, अगर आपको कोई पार्टी करनी है या फिर किसी रेस्टोरेंट या कैफे की सर्च अगर आप कर रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे कैफे के बारे में बता दें जहां पर खर्चा ज्यादा ना करके भी बेस्ट और हाइजीनिक फूड सर्विस आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये ऐसा कैफे है जहां आपको सूदिंग पार्टी वाइब्स महसूस होंगी और यहां पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाकर आप खूब एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी पैसे के टेंशन के। और कैफे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे समाज के ही स्पेशल लोगों की टीम रन कर रही है। ये कैफे मिसाल है सबको साथ लेकर चलने की। ये कैफे मिसाल है सबको समान नजरिए से देखने की। ये कैफे मिसाल है विकास की अनंत संभावनाओं की। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में फूड सर्विस के लिए कई रेस्टोरेंट और होटल्स आपको मिल जाएंगे, जिनके फूड आइटम्स बेशक बेहद शानदार भी हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कम कीमत पर हेल्दी खाना मिले तो ये मिट्टी कैफे भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एक खूबसूरत इंटीरियर, घर जैसी वाइब्स दे रहा ये खास कैफे राष्ट्रपति भवन में बना हुआ है। मिट्टी कैफे आज समाज को ये मैसेज दे रहा है कि काबिलियत हर किसी में है, बस उस स्किल को तराशने की ही तो देर है। यही वजह है कि इस कैफे को फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोग ही चला रहे हैं, जो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत भी है। यहाँ हर कर्मचारी का स्किल देखकर ही काम लिया जाता है। 52 साल की कैशियर निम्मी जैन के साथ ही दूसरे लोग भी यहाँ काम करते हुए बेहद खुशी और सहज महसूस करते हैं। इसकी खासियत ये है, हर डिसेबल पर्सन, जैसे मेरे को पोलियो है, कोई VRE होता है, SHI है, MD है, तो मतलब हर तरह के लोग, किसी के साथ कोई मतलब भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, तो सब मिल बांट के काम करते हैं। किसी की क्या खासियत है, क्या कर सकता है, उस हिसाब से वर्क भी उस हिसाब से देते हैं। दरअसल मिट्टी कैफे का उद्देश्य ही है कि डिसेबल्ड लोगों को सशक्त बनाया जाए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और साथ ही लोगों को अच्छा और किफायती फूड सर्व भी किया जाए। यहाँ पे वैसे सबसे खास हमारी चाय है, जो आपने भी पी होगी, तो आपको कैसी लगी आप भाई बताइए। अच्छा, तो एक्चुअली खाना सब अच्छा है। तंदूरी पनीर सैंडविच क्या, कॉर्न चीज़ सैंडविच क्या, पास्ता क्या, मतलब नूडल्स, फ्राइड राइस, सब कहते हैं, लोग कहते हैं, मेरे कहने पे ना जाओ, लोग कहते हैं। कोल्ड कॉफ़ी कल इतनी सेल हुई है, आप बिलीव नहीं करेंगे। हेज़लनट कोल्ड कॉफ़ी बहुत सेल हुई है कल। यानी एक अच्छे इंटीरियर और वाइब के बीच मिट्टी कैफे में आप हर तरीके के फूड आइटम्स को एंजॉय कर सकते हैं। आपको बता दें कि 20 जून 2024 में राष्ट्रपति भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया था, जो बेहद शानदार और पॉकेट फ्रेंडली है। इसे एक NGO चला रहा है। खबरों के अनुसार साल 2015 में मिट्टी NGO अस्तित्व में आया, फिर साल 2017 से काम करते हुए ये NGO अब तक देश में 40 से ज्यादा जगहों पर कैफे खोल चुका है। इसके अलावा ये कैफे सुप्रीम कोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, इंडियन कॉफी हाउस और हंसराज कॉलेज में भी फूड सर्विस दे रहा है। फिलहाल तो राष्ट्रपति भवन में खुला मिट्टी कैफे सरकारी रेट के हिसाब से ही खाना सर्व करता है और हर उम्र के एम्प्लॉइज इस मिट्टी कैफे का हिस्सा हैं। यानी खाने का ऑर्डर लेने से साफ सफाई, कैशियर और दूसरे कामों के लिए इन खास लोगों को अपॉइंट किया गया है। तो अगर आप भी दिल्ली में बेहद किफायती और अनोखा कैफे सर्च कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति भवन में सर्विस दे रहा मिट्टी कैफे एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, जहां आपको फ्रेश और हाइजेनिक खाना मिलेगा और साथ ही कीमत भी इतनी कम है कि आप रेगुलरली भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मिट्टी कैफे आ सकते हैं। मौसम ठंडा होता जा रहा है और कश्मीर जमता जा रहा है। वादियों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और चर्चा अब इसी पर करेंगे कि सर्दी के मौसम में क्या कुछ पसंद है। शगुफ्ता, आपको क्या पसंद है? चाय, मॉनसूनी मैगी। मॉनसूनी मैगी सर्दी के मौसम में, रेनी सीजन। ये मुझे पहाड़ों पे भेज दो, अगर मुझे जाने का मौका मिले तो उधर जाके।
वहां जाके तो ये खाओगे, और क्या खाओगे? सर्दी के मौसम में बॉनफायर हो और गर्मा गर्म कुछ पक्के किचन से आ रहा हो, है ना, स्नैक्स, पकौड़े और ये पूरा मतलब ये शो को आप जस्ट कर रही हैं, है ना? हाँ, कुछ खाते पीते रहे और साथ में मस्ती देखिए और ठंड का बातचीत हो मौसम जाए। तभी एंजॉय आप करते हैं कुछ। बिल्कुल। मुझे भी इस बार मेरा प्लान भी है कि हम लोग बर्फ देखने जाएंगे, फिर वहाँ पे हाँ। तंदूर से कुछ निकलेगा बढ़िया सा, वो खाएंगे तो उसमें मजा आएगा। ये तस्वीरें देख लीजिए, जाने से पहले ट्रेलर हम आपको दिखा दे रहे हैं। श्रीनगर में रात भर पारा इतना नीचे गिरा कि पेड़ों की पत्तियां तक जम गई हैं, और सुबह जब लोग बाहर निकले तो कैसे पूरा जंगल शीशे की तरह नजर आ रहा था, वो तस्वीरें हैं। बिल्कुल। तो बर्फीले श्रीनगर में -3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई है। शोपिया घाटी में -6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ज़्यादा ठंड महसूस की गई, जबकि जोजिला पास में टेम्परेचर था -16 डिग्री। जी हाँ, कुल मिलाकर पूरी कश्मीर घाटी में ही ठंड अपने तेवर दिखा रही है, तीखे तेवर दिखा रही है। कमोवेश हर इलाके में टेम्परेचर माइनस में दर्ज हो रहा है, और ये 2 तस्वीरें उसकी बान की है। एकदम ठंड ज़्यादा है, -3 डिग्री में, और मौसम भी बहुत सुहाना लग रहा है। दिल भी खुश हो रहा है, और आप भी आए, यहाँ का एंजॉय लें और यहाँ के नज़ारे देखें। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे माइनस चल रहा है अभी, क्योंकि ये मौसम स्पेशली टूरिस्ट के लिए बेस्ट है, क्योंकि बाहर में बहुत जो गर्मी होता है वो आना चाहिए, इस मौसम का एंजॉय करना चाहिए टूरिस्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी रात भर माइनस भी हो रहा है, सुबह के टाइम पे भी माइनस ही चल रहा है, अभी तक माइनस ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कपड़े ज़रूरी पहनना पड़ता है हम लोगों को। ठंड की वजह ये है कि यहाँ पे जो नवंबर है, एंडिंग नवंबर से स्टार्टिंग ठंड हो जाती है, और मार्च के बाद जो अप्रैल मई रहता है उसमें ही ख़त्म होती है बाद में। हाँ जी, तब तक ये ठंडी का मौसम यहाँ पे रहता है, ज़्यादा ठंडी रहती है यहाँ। अभी मेरे को लगता है कोई माइनस डिग्री होगी है। हाँ जी, माइनस में। पानी जो जम गया है, पानी जम रहा है, दिन ब दिन जमता जा रहा है जी।